जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 5 जिसका कोड दिया 824 IN। तो इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवाएंगे और उसके बाद में हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न हल करवाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यानी 2 अंक, और ये प्रश्न जो आपका आया वो 6 अंक का है। ठीक है, तो 2 और 6 कितना हुआ? 8 अंक के ये क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे 2 अंक का ये क्वेश्चन 10 अंक के केवल और केवल न्यूमेरिकल हैं आपके। फिर इधर IUPAC नाम दिए हैं। ठीक है, इनको भी हल करेंगे और जितने भी प्रश्न में आप लोगों के हल करने वाले हैं सभी प्रश्न एक ही वीडियो में हल करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी वो हल करने पर आप लोगों की 20 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है एक उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, यानी उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है तो कितना होता है? 1 से अधिक होगा। ठीक है, आवर्धन उत्तल लेंस का हमेशा 1 से अधिक होगा। फिर प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इस लेंस की क्षमता होगी। तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R बट्टा P बराबर 100/F। ठीक है, तो P हमें ज्ञात करना है। 100/F का मान 20 दिया, 20 पंचे 100 यानी। ठीक है, और फिर लेंस जो है अभिसारी है। अभिसारी लेंस क्या होता है हमारा? अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 5 डायोप्टर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न कांच रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होगा? ठीक है, यही हमसे कहा किस रंग के लिए जो विचलन न्यूनतम होगा, तो वो लाल रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A परिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद A/2 हो तो प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसको जो हल करने पर आंसर आएगा वो आपका आएगा 16 ओम आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर प्रश्न कह रहा है हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी परिपथ में वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता? ठीक है, तो वैद्युत शक्ति को जो प्रदर्शित नहीं करता वो IR² प्रदर्शित नहीं करता। देखिए, I²R भी सूत्र है, VI भी सूत्र है, आप लोगों का VI²/R भी सूत्र है, लेकिन IR² सूत्र नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, किसी धारावाही चालक के कारण उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है? R² के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर रसायन विज्ञान से है उपखंड खा, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 2 कह रहा धावन सोडा के एक प्रश्न नंबर 9, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती? तो धावन सोडा में जो जल के अणुओं की संख्या होती है वो आप लोगों की होती है कितनी? 2। ठीक है, जल के अणुओं की संख्या 2 होती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में जो अधातु है वो आप लोगों की हीलियम है। ठीक है, बाकी सभी धातु हैं, क्रोमियम भी धातु है, आयरन भी धातु है, पारा भी धातु है, लेकिन हीलियम अधातु है। ऑप्शन डी सी इसका बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है वो धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर कहा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम।
एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर हमें H2 गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 14 हमारा कह रहा है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में जो लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है आप लोगों की 23। कितनी होती है? 23। 23 मिलकर होते हैं 46। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 15 कह रहा शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। खाद्य स्रोत के विघटन को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। तो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है वो आप लोगों का कहलाता है अग्र मस्तिष्क। सोचने का काम अग्र मस्तिष्क करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा हमारा निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता? तो किसका पुष्प एक लिंगी होता? देखिए गुड़हल में भी बीज होते, सरसों में भी होते, मटर में भी होते, पपीते का किसका होता है? पपीते का होता है। यानी कोई जो इसका सही आंसर आएगा एक लिंगी पुष्प सरसों का ही होता है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ऑप्शन बी सही होगा। या फिर इसका जो सही आंसर होगा मटर भी एक लिंगी होता है क्योंकि एक ही बार यूज होता है। मटर दोनों में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आप मटर को टिक कीजिए क्योंकि सरसों एक लिंगी नहीं हो सकता है लेकिन मटर हो सकता है एक लिंगी। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। हम चेक कर लें इसका सही आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है। मटर ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 10% होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा हमारा पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो प्रोटीन, ऑक्सीजन, जल है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 20 कह रहा निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम आप लोगों को 20 प्रश्न हल किए। अब हम आगे आप लोगों को भौतिक विज्ञान के जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी हल करवाएंगे। ठीक है। प्रश्न कह रहा कारों में पश्च दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? हम इसे क्यों वरीयता देते हैं? ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को परिभाषा में आप लोग ही लिखेंगे किताब से देखकर या फिर मॉडल से देखकर। प्रश्न नंबर खा कह रहा एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम आप लोगों को हल करके बताएंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु का एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, इसे हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। इसे हम कॉपी पर आप लोगों को हल करके बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा हमारा 3 सेंटीमीटर की जो है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है यानी वस्तु की जो लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका पहले का खाखंड है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तो वस्तु की ऊंचाई को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? आई से। तो आई का मान 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई की अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु यानी वस्तु की जो दूरी है वस्तु की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? यू से। तो -8 सेंटीमीटर। जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाती है। कितने का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो आई का मान दिया है यहाँ पे। जो देखिए वस्तु की ऊंचाई को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और वस्तु से प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, तो आई से प्रदर्शित करते हैं, तो हम हिंदी में लिख ही दें वरना आप लोग समझ अच्छे से नहीं पाएंगे। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मेरे भाई है, ऊंचाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं 3 सेंटीमीटर। फिर कहा है दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी वस्तु से दूरी, वस्तु की दूरी लिख लें हम। वस्तु की दूरी यू का मान जो दिया है वो कितना दिया है, -8 सेंटीमीटर। फिर 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनता, यानी वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान दिया वो 4.5 सेंटीमीटर। कहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी, ऊंचाई और दूरी में बहुत अंतर है, ठीक है। प्रतिबिंब से जो दूरी है वो क्या है आपकी, वी का मान हमें ज्ञात करना है। फिर कहा दर्पण की फोकस दूरी एफ भी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी दोनों ही हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का सूत्र लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई बटे ओ बराबर -v/u। तो देखिए आई का मान कितना दिया 4.5, ओ का मान 3, -v का मान निकालना है, u का मान कितना दिया -8, माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव से 10 जीरो बढ़ा, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में। फिर यहाँ पे हम करेंगे गुणा 15/10, बटे में 8 है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में, तो v का जो मान आएगा वो कितना होगा 15/8 120/10, जीरो से जीरो कैंसिल, v का मान कितना, अवतल दर्पण है तो यहाँ पे आएगा -12, यानी 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। जो इसका जो सही आंसर है 12 सेंटीमीटर। फिर का फोकस दूरी याद कीजिए, ठीक है। तो फोकस दूरी के लिए सूत्र क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर v का मान 12 प्लस u का मान दिया है -8, तो माइनस का 12 ही होगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस ही लगेगा। 1/f बराबर -1/12 और -1/8, 8 × 24, 12 दूना 24, तो 1/f बराबर -2, 1 कम 2 और -3/24, ठीक है। 2 और 3 कितना हुआ 5, 1/f बराबर -5 बट्टा -5/24, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 24/5, 5 से भाग करेंगे तो कितना 5 चक्को 20 और 5 8 40, ठीक है। तो फोकस दूरी जो आएगी वो माइनस की 4.8 सेंटीमीटर। आपको आंसर भी दिखा दें हम, फोकस दूरी आपकी -v का मान प्लस में दिया है तो यहाँ पे 3 से 2 घट जाना चाहिए, 4.5 नहीं आएगा आंसर, आप लोगों का आएगा दर्पण का सूत्र 1/v, f का मान, v का मान तो प्लस में दिया ही है तो ये प्लस होगा, और 3 से 2 घटा 1, माइनस का 1 बचेगा, तो फोकस दूरी जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका सही आंसर 24 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। जूल में उत्पन्न ऊर्जा की ऊष्मा की गणना कीजिए, तो इसका सही आंसर हम लिख दें खाखंड। तीसरे का खा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक
ओम मीटर, ओम मीटर है। फिर अगला 25 ओम का प्रतिरोधक है। तो यहाँ पे जो 25 ओम का प्रतिरोधक दिया हमारे पास है, यानी रो का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 25 ओम। 25 ओम प्रतिरोध, यानी रेजिडेंसी आर का जो मान दिया है वो 25 ओम दिया है। 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी 12 वोल्ट, वी का जो मान होगा वो 12 वोल्ट हो जाएगा। प्रति मिनट, यानी जो टाइम दिया है वो 1 मिनट दिया, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हमें जूल में ज्ञात करना, तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर क्या होगी, V²T/R। V का मान 12 × 12 और T का मान कितना दिया है, स्क्वायर लगा तो भैया 12 × 12 किया मेरे भाई। R का मान 25 दिया, तो दशमलव देखिए 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 × 5 = 25, 5 से काटेंगे 12 बार में, तो 12 बराम 144, 144 बराम जो भी होगा 12 × 12 × 12, 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 12 बराम 144, 144 को फिर 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, हासिल 5, 12 × 12 5 17, 1728। 1728 को 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 5 × 3 = 15, 2 बचा, 2 5 चौका 20, यहाँ पे बचेगा हमारा 2, 5 बार में भाग करेंगे, 5 × 5 = 25, 3 बचा, 0.0, 5 × 30, यानी 345.60 जूल। इतना जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न नंबर 4 हमारा थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोधक दिखाए गए अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े, कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े, 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा भी ज्ञात करना। फिर अगला क्वेश्चन कहा है आगे इसमें, ए और बी के बीच में विभवांतर भी हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा परिपथ बना, तो परिपथ में 10 ओम कैसे दिए, समांतर क्रम में दिए। ठीक है, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फिर 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम भी समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तब हमें सवाल आगे बढ़ा पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो लिखेंगे 10 ओम, चूँकि 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/RA बराबर 1/10 + 1/10। तो 1/RA का मान क्या हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो RA का मान हो जाएगा हमारा कितना, 20 ओम। 2/20 तो हो जाएगा 20/2, 10 ओम। हर बराबर 1 1 2, हाँ सही है। RA का जो मान होगा वो 10 ओम होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, हम लिखेंगे नीचे तुल्य प्रतिरोध, हमसे पूरे संपूर्ण प्रतिरोध पूछा ना, तो हम लिखेंगे, देखिए अब आप लोगों के पास अनसाल्ड है, अनसाल्ड में प्रश्न देखते रहना। 20 ओम व 20 ओम का मान 30 ओम व 60 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1 RB,
क्योंकि पहले हम आर ए निकाल चुके हैं, अब आर बी निकालेंगे। तो हो जाएगा हमारा कितना, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। 2 से गुणा करेंगे 60, 3 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। तो 1/RB बराबर 3/60 प्लस 2/60 प्लस 1/60। 1/RB बराबर 3 2 5 और 1 6/60। 6 कम 6 6 7 60। तो यहाँ जो RB का मान आएगा तुल्य प्रतिरोध वो 10 ओम। फिर हमसे पूछा है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आगे हल करेंगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध RAB बराबर 10 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा, 20 ओम। कितना हो जाएगा, 20 ओम इसका सही आंसर। कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 20 30। यहाँ पे देख लें आंसर में तो गलती नहीं कहीं पे, 20 या 60, 3 1 कम 3, 2 3 2 5 और 1 6/60। 10 ओम आएगा। इसमें भी 1 और 1 कितना, 2 नहीं, 1 में यहाँ पे देखिए 40 ओम दिया है। यहाँ पे जो लिखने में मिसप्रिंट हुई, तो ये जो 10 ओम की जगह दिया वो 40 ओम है। तो यहाँ पे हम करेंगे 10 ओम व 40 ओम। तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारा कितना, 5/20। 5 से काटेंगे 8। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आएगा हमारा 20/5 बराबर 20/40। हर बराबर हो गए 40, 5 8 40। यहाँ पे 8 आएगा। तुल्य प्रतिरोध 8 ओम। अब हमारा आएगा कुल तुल्य प्रतिरोध 8 ओम और 10 ओम, 18 ओम। 18 ओम। जो बैटरी लगी है मेरे भाई वो वोल्टेज कितनी है, 18 वोल्ट की। पूछा है, ये का खंड का उत्तर था। फिर पूछा परिपथ में प्रवाहित धारा, खा खंड। परिपथ में प्रवाहित धारा, तो धारा बराबर क्या होता, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। V का मान 18, I का मान भी कितना है निकालना, R का मान भी 18। 18 से 18 कैंसिल, I का मान 1 एम्पियर आंसर। फिर पूछा है A और B, A और B के बीच विभवांतर। A और B के बीच विभवांतर। तो देखिए मेरे भाई, A और B के बीच पूछा, तो A और B के बीच जो विभवांतर है वो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हमारा हल करने पर 8 आया। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया, 18। अब ये हमारा हो जाएगा R और ये हो जाएगा V। तब हमसे पूछा है विभवांतर V का मान पूछा है। ठीक है, धारा निकल चुकी। तब क्या लगाएंगे, R का मान 8 ओम, I का मान 1 एम्पियर। पूछा है ओम के नियम से V बराबर IR। I का मान 1, R का मान 8। 8 कम 8 वोल्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा लिखने वाला, वो भी पढ़ लीजिएगा। अब ये आगे हमसे कहा है किसी धारावाहिक प्रवृत्ता का लोप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बताइए। ठीक है, ये भी आपको लिखना। विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके 2 उपयोग लिखने हैं। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है, ये भी ज्ञात करना है आप ही लोगों को। फिर अगला कहा है सोडी विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों को उल्लेख कीजिए। रासायनिक श्रेणी के 2 गुणों का उल्लेख करना है। फिर हमसे कहा है सोडियम परमाणु तथा क्लोरीन परमाणु के NaCl बनाना समझाइए। ठीक है, तो कोई बात नहीं,
Na+Cl क्या हो जाएगा, NaCl। ये समीकरण बनाना था। फिर कहा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और समझाना भी है, वो आपको लिखना पड़ेगा आगे। फिर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इसकी भी परिभाषा आप लोगों को एक एक नंबर की लिखनी है। फिर इसके बाद कह रहा है सोडियम ऑक्साइड, अब क्या होता है जब, केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। का खंड कह रहा है सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाए, सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा। फिर कहा शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, ये भी हमें बताना है। पहले हम इसको लिख कर बताएंगे। देखिए कितने दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हम आप लोगों को हल करके बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छा सा प्रश्न है। का खंड में सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, N2O प्लस जल से क्रिया कराएंगे तो H2O, जल होता है H2O, क्या बनेगा हमारे पास NaOH। अब यहाँ पे देखिए सोडियम N कितना है, सोडियम ऑक्साइड Na2 होगा, यहाँ पे Na2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के 2 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, तो यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 1 2 ऑक्सीजन, यही आपका बिल्कुल सही आंसर। फिर खा खंड कह रहा हमारा शुष्क बुझे चूने, तो बुझा चूना हमारा क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें काहे की क्रिया करना, क्लोरीन गैस मिलाना है, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो बनेगा CaOCl2, CaOCl2 प्लस H2O, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद अगला गा खंड कह रहा है, गा खंड हमसे कह रहा है एथेनॉल को H2SO4 से, एथेनॉल क्या होता है C2H5OH की क्रिया कराना है हमसे, C2H5OH की क्रिया कराना है हमें सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सांद्र H2SO4 से 160 से 100 गर्म करना है, ठीक है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, तब बताना है, तो ये हमें गर्म करना है। ये इसका जो आंसर होगा वो C2H5OH को 160 H2SO4 से 160 170 तक गर्म करना है, तब हमारे पास क्या बनेगा CH2, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एथीन, क्या बनेगा एथीन, प्लस बन जाएगा हमारे पास जल। घा खंड कह रहा हमारा एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल हमारा क्या होता है CH3COOH को सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। एथेनोइक अम्ल को जब सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है हमारे पास Na, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है NaHCO3, इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है हमारे पास बनेगा CH3COOC2H5, ठीक C2H5, ये जो सूत्र होता है आपका यहाँ पे एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक प्लस H2O प्लस O4 5O4 SO4 बनेगा। फिर अगला घा खंड के बाद अड़ा खंड क्या हमारा कह रहा है एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता, तो एथेनॉल, यहाँ पे ये क्रिया हमारी गलत होने लग रही है हमको CH3COH, ये तो बात सही है लेकिन यहाँ पे Na लग जाना चाहिए, ठीक है। सोडियम Na का यूज नहीं हुआ इसमें,
तो ये हो जाएगा हमारे पास Na। इसको फिर से बना दें, CH3COO Na। ठीक है, सोडियम एथेनोइक, सोडियम एथेनोइक प्लस बनेगा हमारे पास जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे यूज इस समीकरण में हमें लग रहा था गलत है, कहीं पे सोडियम का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत था। अब अगला खंड हमारा कह रहा है एथेनॉल को, यानी एथेनॉल हमारा क्या है, C2H5OH को गर्म करना है H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ गर्म किया तो क्या बना, एथेनोइक CH3COOH। एथेनॉल को की उपस्थिति में एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया कराना है। एथेनॉल हमारा हो जाएगा, एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH को H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हमारा हो जाएगा CH3COOH। इसके साथ में क्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, CH3COO C2H5 एथेनोइक, एथेनोइक बनेगा, फिर जल बनेगा, फिर हमारे पास बनेगा SO4। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमारे पास चाखंड कह रहा है एथेन को वायु में जलाया जाता, तो एथेन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इसको हम ऑक्सीजन के साथ में गर्म करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसके परमाणु बराबर कर लें, कार्बन 6 इधर 1 है, तो यहाँ पे हम परमाणु 6 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 है, तो कार्बन हम 3 से गुणा करें तो 3 भी नहीं बनेगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे, 12 ऑक्सीजन, 13 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2 हैं, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम 12 कर लें, कितने हाइड्रोजन करें, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन के लिए 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन हो गए 6 दूनी 12, 12 और 6 18, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और यहाँ पे 12 में 3 से गुणा करें, 6 दूनी, ऑक्सीजन भी हमारे हो जाएंगे यहीं, ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12, 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, केवल और केवल 3 दूनी 6, 9 से गुणा करेंगे, 9 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन कितने, 6, 6 दूनी 12 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन हम गुणा करेंगे, 12 से गुणा कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, तो सही है। ऑक्सीजन 12 दूनी 24 और 6 30 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑक्सीजन 15, 15 से हम गुणा कर दें, ठीक है, तो ये बनेगा 2C6H6 प्लस 15O2 एरो 12CO2 प्लस 6H2O। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। फिर इसके बाद कह रहा है आगे पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में IUPAC का नाम लिखना है, तो IUPAC का नाम हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन के बंधु गिन लीजिए, 1 2 3 4, कितने बंध हैं हमारे पास, 4, 4 पे होता है ब्यूट, यहाँ लिख भी लें हम CH3
सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। तो हो जाएगा, कार्बन हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4। तो कितने कार्बन के बाद लगा है ट्रिपल बॉन्ड? 2, तो 2 कार्बन ब्यूट, और प्लस 3 है तो आइन, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन, यही आपका सही आंसर। फिर अगला कह रहा है दूसरा वाला, CH3 CH CH3 OH। कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पे क्या लगता है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड तो एन। IUPAC का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। फिर इसके बाद में आएगा ऑल लगा है तो हो जाएगा ऑल। तो यहाँ पे कितने के बाद ऑल लगा? दूसरे पे लगा है ऑल। कितने पे? दूसरे कार्बन पे ऑल लगा, तो हो जाएगा 2 प्रोपेनाल। बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं जीव विज्ञान का खंड गा। प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। विखंडन, खंडन, और इस तरह से मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। ये भी आप लोगों के पास अंसार्ड होगा, ठीक है। अब हम अगले अंसार्ड में आप लोगों को, अगले वीडियो में आप लोगों को 2024 का जो सेट 6 है इसका बिल्कुल फुल सोल्यूशन देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।